सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटरनेशनल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट के, उनके बारे में पढ़ेंगे। और जैसे कि आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग कि इसमें 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। ठीक है, आप देखेंगे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, एक आता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, और एक और आता है इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। ठीक है, तो हाँ, तो ये तीनों को एक एक करके हम समझते हैं सबसे पहले। और आज मैं चाहूंगा क्लास के ही स्टूडेंट इसको समझाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछली बार बोला था कि रिवीजन करके आना है और आज खुद समझाना है। तो तनीषा सबसे पहले स्टार्ट करेंगी, जीडीआर क्या होता है और बताइए। जीडीआर का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अगर किसी भी पर्सन के पास ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट है तो इसका मतलब है उसने किसी भी इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट उसका प्रूफ होती है और ये हर कंट्री के लिए काम करती है एक्सेप्ट अमेरिका। अमेरिका के लिए एडीआर होता है इसमें, और अमेरिकन रिसिप्ट में यही यही डिफरेंस होता है कि वो सिर्फ अमेरिका के लिए होती है और ये ग्लोबली काम करती है। और जो जिस पर्सन के तो पास इसमें आप एडीआर, इस एक सेकेंड, इसमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया की कोई कंपनी अगर पैसा रेज करना चाहे तो तब वो ग्लोबल डिपॉजिटरी का इस्तेमाल करती है, यस सर, ग्लोबल लेकिन डिपॉजिटरी। लेकिन अमेरिका के लोगों से नहीं ले सकती, उनके अलावा बाकी दूसरे लोगों से ले सकती है, राइट? यस, ठीक है, अगर वो सिर्फ अमेरिका के लोगों से लेना चाहे तो? तो सर वो सिर्फ एडीआर इशू करेगा। ओके, ठीक है। इसमें वोटिंग जिनको, होती है, वोटिंग होती है इसमें। जैसे मान लो मेरे पास जीडीआर है, तो मैं क्या वोट कर सकता हूँ उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चुनने में? नो सर, नहीं, ठीक है। सर वो अब चार, हाँ, डायग्राम के थ्रू समझाइए कैसे लेती जो हैं, मतलब कंपनियां किस। जो हाँ, ऊपर सबसे जो सबसे ऊपर कंपनी है वो इंडियन कंपनी है। अगर उसे अच्छा। किसी बाहर की कंट्री से पैसे रेस करने होंगे तो वो हम्म। डोमेस्टिक कस्टोडियन से बात करेगी। और अब ये डोमेस्टिक कस्टोडियन कौन होता है बेटा? डोमेस्टिक कस्टोडियन एज अ सिक्योरिटी काम करता है। जो बाहर के लोग हमारे हमारे इंडिया में या हमारे इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट हम्म। करना चाहते हैं, जैसे अगर तो इंडियन कंपनी को हम्म। शेयर्स इशू करने हैं तो वो हम्म। डोमेस्टिक कस्टोडियन को बताएगी और डोमेस्टिक कस्टोडियन कहेगा कि मुझे अपने शेयर्स दे दो। तो जब उसके पास शेयर्स आ जाएंगे तो वो जो बाहर बैंक होगा आउट ऑफ इंडिया उसको इन्फॉर्म करेगा, और जो ओवरसीज बैंक होगा वो अपने सिटीजन्स को। तो जो सिटीजन्स होंगे वो हम्म। ओवरसीज बैंक में अपने जो पैसे वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो दे देंगे, और जो हम्म। पैसे ओवरसीज बैंक को रिसीव हुए हैं वो इंडियन कंपनी को दे देगा। और बदले में जो ओवरसीज बैंक है वो सिटीजन्स को जीडीआर दे देगा, और वो जो जीडीआर देता है उसे ही डिपॉजिटरी कहते हैं। ठीक है, तो बड़े सिंपल वर्ड्स में आपने समझा दिया कि जैसे इंडियन कंपनी को अगर कभी पैसा रेज करना हो तो डायरेक्टली बाहर के लोगों से वो कैसे मांगेगी, और बाहर के लोग उस पर ट्रस्ट ही क्यों करेंगे, और उनको डर भी रहेगा। तो इसीलिए इसके लिए एक डोमेस्टिक कस्टोडियन रखा जाता है। और कंपनी क्या करती है, जैसे इंडियन कंपनी को अगर शेयर्स लेने हैं तो वो सारे शेयर्स डोमेस्टिक कस्टोडियन को दे देगी। अब डोमेस्टिक कस्टोडियन के बाद जब सारे शेयर्स आ जाएंगे तो इसकी इंफॉर्मेशन वो ओवरसीज डिपॉजिटरी को देगी। देखो ये रहा ओवरसीज डिपॉजिटरी। अब ये जो ओवरसीज डिपॉजिटरी है ये क्या करेगा, अपने नागरिकों से पैसा मांगेगा। लेकिन देखो यहाँ पे मैंने जो डायग्राम बनाया है, ये अमेरिका के लोग हैं, दीज आर द इन्वेस्टर्स इन यूएसए। तो अगर ये यूएसए के सिर्फ इन्वेस्टर से लेता है तो अमेरिकन डिपॉजिटरी हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मान लो यूरोपियन कंट्री है या कोई और कंट्री है, तो फिर, और ये बैंक जो है वहां यूरोपियन कंट्री की कोई देश का बैंक है, तो यहाँ पे ये ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट कहलाएगा। ठीक है, अभी क्योंकि ये अमेरिका अमेरिका के लोग हैं तो ये अमेरिकन डिपॉजिटरी कहला जाएगा। ठीक है ना? तो जीडीआर में बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे डायग्राम जब बनाओगे आप, तो इसको थोड़ा सा आपको चेंज कर देना है। ये इन्वेस्टर्स इन कोई कंट्री का नाम लिख सकते हो, यूरोपियन कंट्री का, और ये जो डिपॉजिटरी है उस देश का नाम लिख सकते हो। तरीका यही है। तो जैसे ही ये डिपॉजिटरी ओवरसीज डिपॉजिटरी इनसे पैसा रेज करेगा और वो पैसा ले जाके इंडियन कंपनी में भेज देगा। यही कह रहे हो तनीषा? यस ठीक है, अब अमेरिकन डिपॉजिटरी को कौन समझाएगा? सर दिव्या। हाँ दिव्या बताओ। चार्ट से समझाना है कि यही समझाना है, बताइए। सर चार्ट से भी और यहाँ से।
ठीक है, तो पहले यहीं का बताओ। यस सर। सेकंड है एडीआर। नेम से ही पता चल रहा है कि ये अमेरिकन कंपनीज के लिए है, तो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट होती हैं जो इंडियन कंपनी रेज करती है अमेरिकन कंपनीज से। अमेरिका, ठीक है, अमेरिकन पीपल से। यस हाँ, सर। ये जीडीआर से सिमिलर ही है, बट ये उससे डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि ये जो एडीआर होते हैं वो सिर्फ अमेरिकन कंपनीज के लिए होते हैं, ये हम किसी और कंट्रीज की शेयर्स को नहीं मतलब दे सकते। ठीक है, तो अगर इंडिया की किसी कंपनी को अमेरिका के लोगों से पैसा रेज करना होगा, तो ऐसे में अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट इशू करेगी, ये कह रही हो आप? यस सर। ठीक अब है, तो हाँ बोलो। डायग्राम्स, अब हम उसमें पता करेंगे कि कैसे हमारी कंपनी रेज करती है। तो जो इंडियन कंपनी होती है वो डोमेस्टिक कस्टोडियन को अपने शेयर्स को डिपॉजिट करती है। डोमेस्टिक कस्टोडियन वो होता है, वो इंश्योर करता है कि जो शेयर्स हैं वो सेफ रहें और मतलब किसी गलत मतलब ताकि पीपल उस पर ट्रस्ट करें। और ठीक फिर जो है, कस्टोडियन होता है वो भेजता है उन शेयर्स को ओवरसीज अच्छा, डिपॉजिटरी बैंक। एक बीच में इंटरप्ट करूंगा, ये बताओ डोमेस्टिक कस्टोडियन जो है ये बैंक है, ये तो सबको समझ में आ गया, है ना? और ओवरसीज डिपॉजिटरी भी एक बैंक है कि नहीं? तो यस। इस डोमेस्टिक कस्टोडियन को रखने की जरूरत क्या है? सीधा इंडियन कंपनी उस ओवरसीज बैंक को ही ना दे देती। ये बीच में सर एक डोमेस्टिक इसकी कस्ट, हाँ तरह ऐसे से क्यों एक्सचेंज के। है? हाँ, यस। एक जैसे एक हमारे साथ, हाँ आरबीआई बोलो। से, हाँ तो जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई है, हाँ हाँ। कोई भी कंपनी आएगी तो उसको ट्रस्ट रहेगा कि हाँ ये इस कंट्री के लिए सही है, तो इसलिए सही है डोमेस्टिक कस्टोडियन बीच में होता है। ठीक है, मतलब एक तरह से ये रिप्रेजेंटेटिव होता है ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक का। यस सर, ये कह ठीक सकते है, हैं। तो बस यही कह सकते हैं हम कि ओवरसीज जो डिपॉजिटरी बैंक होता है वो इस पे आंख मूंद के ट्रस्ट करता है। असली में ये इसी का एक तरह से यूं कह लो कि दोनों ने मिले होते हैं, दोनों आपस में एक बात कर रहे होते हैं। और जब इंडियन कंपनी कस्टोडियन को दे देती है तो एक तरह से ओवरसीज बैंक वाले को सेफ रहता है कि हाँ भाई ये शेयर्स इतना इसके पास इकट्ठे हैं और इसके पास रखे रहेंगे सेफ्टी के साथ। फिर ये अपने लोगों पे को बोलेगा कि आपको शेयर्स खरीदना है तो आइए, अमेरिका की एक मार्केट है, मतलब इंडिया की एक कंपनी है वो शेयर इशू कर रही है, और ये लोग अपने अपने पैसे लगाएंगे उसमें। तो बदले में ये क्या देगा ओवरसीज डिपॉजिटरी? सर उनको कुछ कस तो, हाँ देगा ना। उनको क्या प्रूफ देगा बेटा? प्रूफ के तौर पे क्या देगा? सर एडीआर देगा। डिपॉजिटरी जिसको कस्टोडियन ने उसको अप्रूव किया है ना, वो ये बताएगा। हाँ, नहीं तो प्रूफ तो कुछ तो देना चाहिए ना, इन्वेस्टर के हाथ में कुछ तो देगा कि भाई ये लो ये प्रूफ है तुम्हारा। हिंट के सर तौर पे देखो ये लेजर डिपॉजिटरी लाइट जिसको रिसिप्ट दिखा रहा हूँ मैं। हाँ, ये जो देख रहे हो ना सर्टिफिकेट, अमेरिकन अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, ये देगा कि मुझे पैसा मिल चुका है, मुझे शेयर होल्डर्स ने पैसा इतना दे दिया है। और ये जो रिसीट है ये प्रूफ होती है कि आपने पैसा लगा दिया है। तो अमेरिका के लोगों को ओवरसीज डिपॉजिटरी ये देगा, और ये देने के बाद ये जो है ये पैसा ले जाके और आगे फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, तो यस इनके सर। इनके पास प्रूफ के तौर पे जो सर्टिफिकेट होगा, इसी सर्टिफिकेट को बोलते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। ठीक है, तो ये जो प्रूफ दिया है ओवरसीज बैंक ने कि भाई आप लोगों ने इतने शेयर्स खरीद लिए, ये इनके पास प्रूफ रहेगा कि हमने अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट खरीदा है, इसी के बदले वो एक्चुअल में ये शेयर्स का ही पैसा है। बस इसके पास एक रिकॉर्ड होगा और इन लोगों के पास प्रूफ होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट है, जो ये बदले में प्रूफ के तौर पे दे देगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यही बोला है कि अ सर्टिफिकेट रिसीट इज अ रिप्रेजेंट दैट रिप्रेजेंट शेयर ऑफ अ फॉरेन कंपनी। तो ये जो सर्टिफिकेट रिसीट है ये बताता है कि सर्टिफिकेट है, और ये कौन इशू करता है? अमेरिका का जो डिपॉजिटरी है वो इशू करेगा। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात ये था इसमें कि इशूड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन स्टिपुलेटेड बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ यूएसए। यूएसए का जो रूल है उसी के अकॉर्डिंग ये दिया जाता है। और ये हमेशा कौन से डिनोमिनेशन में होता है स्टूडेंट्स? कौन से रुपए में होता है, डॉलर में या कैश में? डॉलर में। तो डॉलर। डॉलर में। ठीक है, तो ये हमेशा अमेरिकन डॉलर में होगा, क्योंकि अमेरिका इसको इशू कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से होगा। यस।
और ये हमारे स्टेप्स थे जो हम लोग एक एक करके हमने मैंने इन्होंने आपने बताया कि भाई सबसे पहले जो सिक्योरिटीज होती है वो इंडियन कंपनी जो है अपने कस्टोडियन को देती है, जो कि एजेंट होता है डिपॉजिटरी का। फिर कस्टोडियन बैंक इस बात की इंफॉर्मेशन दे देता है यूएस में जो बैंक है उसको। फिर वो जो डिपॉजिटरी इशू करता है एडीआर के थ्रू अमेरिका के नागरिकों को, और ये जो है आगे कंपनी को पास ऑन कर देता है, इंडिया की कंपनी के पास ये चला जाए। ठीक है ना। अब इसके फीचर्स कौन बता रहे हैं? फीचर्स कौन बताएगा अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट के? सर दिव्या ही बताइए। ठीक है दिव्या बताओ। सर इसका फर्स्ट फीचर जो होता है कि एडीआर्स वो होते हैं यूएस डॉलर में ही डिनोमिनेटेड होते हैं, और जो ट्रेड होता है वो भी डॉलर्स में ही होता है। ठीक और है। जिस जो द एडीआर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू द सेम राइट्स एंड एडवांटेजेस एज ओनर्स ऑफ द शेयर्स इन कंट्री। तो जो एडीआर होल्डर होता है वो उसको भी सेम राइट्स मिलते हैं, सेम एडवांटेजेस मिलते हैं जो ओनर्स को जो शेयर के ओनर्स होते हैं इंडिया में उनके जैसे। ठीक है। थर्ड है ADR represents ownership in shares of Indian company that is traded in US stock exchanges। थर्ड पॉइंट है ये बताता है कि ADR रिप्रेजेंट करता है कि इस पर्सन ने इंडियन कंपनी के ओनरशिप ली है। ठीक है, मतलब वो मेंबर बन गया इंडियन कंपनी यस। का। ठीक है। यस सर। और फोर्थ पॉइंट ADRs pay dividends in US dollar and can be traded like shares of US based company। फोर्थ पॉइंट कहता है कि जो ADR हम रेस करते हैं, जो कंपनी डिविडेंड देती है वो उनको US डॉलर में ही देती है। और जैसे हम इंडिया में शेयर का ट्रेड कर सकते हैं, मतलब हम बेच सकते हैं, वैसे ही एडीआर को भी वो ट्रेड कर सकते हैं। अपने कंट्री में। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है द वैल्यू ऑफ एडीआर फ्लक्चुएट्स बेस्ड ऑन द प्राइस मूवमेंट्स ऑफ द अंडरलाइंग शेयर्स। तो फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि जो वैल्यू है, प्राइस वैल्यू है एडीआर की, वो फ्लक्चुएट कर सकती है क्योंकि डॉलर और प्राइस जो अपनी करंट कंट्री का करेंसी है उसमें चेंजेस आते रहते हैं। अब जैसे इंडियन कंपनियां बहुत अच्छा कर रही हैं, मान के चलो कि इंडिया की कंपनियां काफी अच्छा कर रही हैं ऐसे कोरोना काल में देखा जाए एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो हमारी कंपनी काफी अच्छा कर रही है, इस बार काफी कई कंपनियां प्रॉफिटेबल रही हैं इस महामारी के समय भी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारे यहाँ कंपनी के शेयर्स बढ़ते हैं तो क्या वहाँ के अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट जो होल्डर हैं, जिन्होंने होल्ड कर रखा है हमारे कंपनी का शेयर, क्या उनके भी शेयर्स के रेट बढ़ जाएंगे? यस सर, बढ़ जाएंगे। यस। ओके, तो ठीक है, तो सब अग्री करते हैं कि सर बढ़ जाएंगे। इसीलिए बाहर के लोग इंटरेस्टेड होते हैं इंडियन कंपनी में पैसा लगाने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, हो सकता है कि अमेरिका की मार्केट उतनी अच्छी ना कर रही हो और इंडियन मार्केट काफी अच्छी कर रही हो, तो अमेरिका के लोग चाहेंगे कि इंडिया की कंपनी के शेयर्स खरीदें क्योंकि इसमें ज्यादा उनको फायदा नजर आ रहा है। इसी तरह से स्टूडेंट्स ग्लोबल रिसीट में, जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट है, उसके अंदर यूरोपियन कंट्री बहुत सारी आती हैं, जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गई, ठीक है, और आप देख लो इंग्लैंड हो गया। ये सब लोग अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो इंडियन कंपनी के शेयर्स वो लोग खरीद सकते हैं, जैसे कि तनीषा ने बताया था शुरू में कि वो लोग खरीदेंगे और उनको अमेरिकन डिपॉजिटरी की जगह ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट मिलेगा। तरीका दोनों का सेम है, बस फर्क ये है कि खाली अमेरिका में अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट देती है अमेरिका, बाकियों के लिए ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट होता है। ठीक है, तो यहां तक हमने समझ लिया। अब देखो, एडीआर और जीडीआर में थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है कि भाई एडीआर जो होता है, एडीआर एंड जीडीआर कॉमनली यूज बाय द इंडियन कंपनी टू रेज फंड्स फ्रॉम फॉरेन कैपिटल। देखो, एडीआर हो या जीडीआर हो, दोनों में ही इंडिया की कंपनियां पैसा रेज करती है, ये याद रखना दिमाग में कि एडीआर हो या जीडीआर हो, इंडिया की कंपनी बाहर के लोगों से पैसा रेज करती है। एडीआर में सिर्फ अमेरिका के लोगों से और जीडीआर में अदर देन अमेरिका। इज इट क्लियर? यस सर। दूसरा जो इसमें डिफरेंस है कि एडीआर और जीडीआर जो है ना, इसके अंदर प्रिंसिपल डिफरेंस ये है कि मार्केट, एडीआर में अमेरिका की मार्केट है और जीडीआर में अदर देन अमेरिका की मार्केट। ठीक है। अच्छा, एडीआर इज ट्रेडेड ऑन यूएस स्टॉक एक्सचेंज और जीडीआर इज ट्रेडेड ऑन यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट किसी को बेचना है तो वो यूएस स्टॉक एक्सचेंज में बेचेगा, और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट किसी ने खरीद रखा है यूरोपियन कंट्री में तो वो यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज में उसको खरीदेगा, परचेज करेगा, तो वहां उसको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। अब क्वेश्चन आता है इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, ये कौन समझाएगा लास्ट? सर वंशिका। ठीक है, वंशिका बताइए।
आईडीआर का फुल फॉर्म होता है इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। अगर इंडियंस को किसी बाहर की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो आईडीआर के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी फर्स्ट फॉरेन कंपनी है जिसने आईडीआर इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में इशू किए थे। सर डायग्राम। ठीक है, डायग्राम। हाँ, इसमें इंडियन कंपनी की जगह फॉरेन कंपनी है। फॉरेन कंपनी डोमेस्टिक कस्टोडियन को इसके बारे में बताएगी कि वो अपने शेयर्स को रेज करना चाहती है इंडियंस के थ्रू। ठीक है। डोमेस्टिक कस्टोडियन ओवरसीज बैंक जो कि इंडिया में है उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक ओवरसीज इंडियन इन्वेस्टर्स हैं वो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक से अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं और जो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक है वो उनको इन्वेस्टमेंट के बदले आईडीआर प्रोवाइड करेगा एज अ प्रूफ कि उन्होंने किसी फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट किया है। ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक फॉरेन कंपनी को वो पैसे दे देगा। ठीक है, आपने एकदम परफेक्ट बताया, बस डायग्राम की कमी है। मैं अगली बार कोशिश करूंगा ये डायग्राम चेंज कर दूं। ठीक है, आपने जो बताया मैं एक बार बता देता हूँ सबको। आपने ये बोला कि सर हम पढ़ रहे इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, तो इंडिया के नागरिक इसको रेज करेंगे, मतलब शेयर्स खरीदेंगे। तो ये जो इन्वेस्टर्स इन यूएसए है, इसको हम कर लेते हैं इन्वेस्टर्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये इन्वेस्टर्स इन इंडिया है और ये डिपॉजिटरी हमारे देश का डिपॉजिटरी बैंक है। और ये जो देख रहे हो इंडियन कंपनी, इसकी जगह फॉरेन कंपनी है। तो फॉरेन कंपनी को जब पैसे की जरूरत होगी तो वो अपने डोमेस्टिक कस्टोडियन को देगी। फिर उसका जो डोमेस्टिक कस्टोडियन है, हमारे ओवरसीज बैंक जो है, ये यूएस की जगह इंडिया कर लीजिए, ये हमारे देश के बैंक को बताएगा। फिर हमारे देश का बैंक जो है हमसे बात करेगा कि आइए शेयर्स खरीदिए, तो हम लोग इसके शेयर्स को खरीदेंगे। राइट, यही कह रही हो वंशिका? यस। और ये जब हम शेयर खरीद लेंगे तो हमारा जो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक है ये इन्फॉर्म करेगा उस फॉरेन कंपनी को कि देखिए आपका शेयर्स हमने खरीद लिया है और हमारे नागरिकों ने खरीद लिया है। और फिर हम उसी तरह से ट्रेड करेंगे जैसे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट में हम कर रहे थे। ठीक है, और इसको पहले इशू करने वाला कौन सा फॉरेन कंपनी थी? स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी। ठीक है, तो मतलब पहली बार किसी ने फॉरेन कंपनी जिसने इशू किया था आईडीआर, वो ये कंपनी थी। ठीक है ना, आगे बताइए। सर ये डायग्राम वाले पॉइंट है। हाँ, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, इसमें कुछ बताना है आपको? आपने ऑलमोस्ट बता ही दिया। ठीक है, आपने बता ही दिया है। ठीक है कि एक जो आईडीआर है इज अ वे फॉर अ फॉरेन कंपनी टू रेज मनी इन इंडिया। मतलब आईडीआर एक ऐसा तरीका है जिसमें बाहर की कंपनी, कोई विदेश की कंपनी इंडिया में शेयर्स, इंडिया के लोगों से शेयर्स रेज करती है। और आईडीआर के अंदर फॉरेन कंपनी जो है शेयर इशू करती है इंडियन डिपॉजिटरी को, और बदले में इंडियन डिपॉजिटरी अपने इन्वेस्टर से यानी कि हम लोगों से शेयर्स ले लेता है, मतलब सिक्योरिटी दे देता है। और ये जो एक्चुअल में जो ये शेयर्स होते हैं ना, ये इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट जो है ओवरसीज कस्टोडियन के पास होता है और बाद में वो इंडिया इशू कर देता है आईडीआर। ठीक है, तो वो आईडीआर हमें कहाँ से मिलेगा? ओवरसीज कस्टोडियन से, जो कि हमारे ही देश में हो। और ये इंडियन रुपीज में डील किया जाएगा और हम अपने मार्केट में ही इसको खरीद बेच सकते हैं। तो इतना ही था आज का टॉपिक स्टूडेंट। ठीक है, आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी को कुछ पूछना है? सर हम जीडीआर में ये कह सकते हैं कि जीडीआर हम हर कंट्री से ले सकते हैं एक्सेप्ट यू और इंडिया, बिल्कुल, क्योंकि सर जीडीआर भी हाँ, तो है। बिल्कुल सही कह रही हो। ऐसा ही है कि भाई अगर हम जीडीआर लेते हैं तो जीडीआर जो होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट है। तो अगर भारत की कोई कंपनी बाहर के लोगों से शेयर्स खरीदना चाहती है या उनको चाहती है कि वो इन्वेस्ट करें, तो हमारे देश की कंपनियां जीडीआर इशू करवाएंगी। लेकिन सीधा ये शेयर्स डायरेक्टली बाहर के लोगों को नहीं बेचेंगी। ये क्या करेंगी, एक कस्टोडियन से बात करेंगी। कस्टोडियन बेसिकली एजेंट होगा उस देश के कंपनी का, मतलब उस देश के ओवरसीज बैंक का। वो ओवरसीज बैंक हमारे कस्टोडियन को बोलेगा कि देख भाई तू शेयर्स इन लोगों से लेके और मुझे प्रूफ दिखा दे, बता दे कि है तेरे पास,
इसके बाद मैं अपने नागरिकों से पैसे लेता हूँ और तुम्हारे देश की कंपनी को भेज देता हूँ, और तुम सारा रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करके रखना प्रूफ के तौर पे, और मैं उनको बदले में ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट प्रूफ के तौर पे दे दूंगा। तो वो ही करेगा, ठीक है ना? आ गया समझ में? और सर जो सर आइडिया वो कंट्री भी रेज कर सकती है? मतलब हाँ बिल्कुल कर सकती है, वहां की कंट्री ना। हाँ ये सर, हाँ वहाँ की कंट्री। हाँ 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 बिल्कुल। ओके सर। वहां की कंपनी जब रेज करेगी ना बेटा, जैसे मान लो फ्रांस है, तो फ्रांस की कोई कंपनी अगर शेयर्स रेज करेगी तो उसी को हम आईडीआर बोलते हैं। अगर पर फ्रांस की कंपनी हमारे लिए इशू करती है हमारे देश से, तो उसको सर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। हाँ लेकिन सर वो तो सिर्फ इंडिया के लिए होती है। अगर उस फ्रांस को जैसे यूएस से चाहिए, नहीं उसके लिए तो है, जैसे हाँ, कंट्री से चाहिए, तो फिर वो क्या करेगी? तो वो उस देश के लिए नाम होगा जो भी, हर जगह का तो रूल अलग है, हमें तो अपने देश का पढ़ना है। हमारे देश में 3 तरह की सिक्योरिटी है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। हम तो अपना पढ़ रहे हैं ना, ये क्योंकि देखो हर, एक्चुअली क्या है कि हर कंपनी का अपना तरीका होता है। अब जैसे अफगानिस्तान है, वो कहाँ ट्रेड कर, तो उसका अपना लॉ बनाएंगे, वो लोग अपने हिसाब से चलेंगे, हम लोग अपने हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है ना? हम यस सिर्फ सर। हम सिर्फ अपने देश के हिसाब से पढ़ रहे हैं बस। सर इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि जो आईडीआर है वो जीडीआर का ही एक टाइप है। बिल्कुल एग्जैक्टली कह सकते, सेम वही है। जब हमारी कंपनी अमेरिका से लेती है तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट है, जब बाहर की कंपनियां हमसे लेती हैं तो इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। एम आई क्लियर? यस सर। यस। तो बस इतना ही है, अब और सर कुछ पूछ। आइडिया के पास वोटिंग राइट नहीं होता। किसके पास? नहीं आईडी आइडिया नहीं 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 होता। वो जैसे नॉर्मल नॉर्मल लोगों के पास होता है, वैसे नहीं होता है। जैसे देखो, अगर जैसे हम मान लो, अगर हमारी इंडिया में ही कोई कंपनी है और हमारे से शेयर्स रेज करेगी तो हमारे पास वोटिंग राइट है, लेकिन इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट में वोटिंग राइट नहीं होता, बस बाकी सब कुछ वैसे ही होता है, ठीक है? यस सर। बॉयज में से किसी को पूछना है? आदित्य समझ में आ गया सब? निखिल? युवराज समझ में आ गया बेटा? मैं चाह रहा था कि बॉयज 1-2 आंसर बताते। चलिए ठीक है, आज हमने पूरा कर लिया, ये टॉपिक ओवर हो चुका है, ठीक है? अब नेक्स्ट क्लास में हम कोई दूसरे टॉपिक का रिवीजन करेंगे। बताइए।